हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको 2020 सेट नंबर 3rd एनएल रसायन विज्ञान का आंसर पेपर करवाने जा रहे हैं, जिसमें से 2 सेट पहले ही डल चुके हैं। आज हम आपको तीसरा सेट नंबर देने जा रहे हैं। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर बताएंगे और पहले तो बहुविकल्पी दिए होते हैं, उनके आंसर बताएंगे। बहुविकल्पी में से 4 होते हैं, 4 में से 1 सही होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको चारों के बारे में बताएंगे। और बच्चों सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो नए बच्चे हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस आंसर पेपर का लाभ सभी बच्चे उठा सकें। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड समूह का पूछा गया है। तो एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड में हमारा सबसे पहले पता होना चाहिए कि CHO समूह होता है। कौन सा होता है? CHO समूह। तो एल्डिहाइड CHO समूह होता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए एल्डिहाइड में लगता क्या है। तो एल्डिहाइड में हमारे लास्ट में अल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? अल। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अल किस में लगा हुआ है। सबसे पहले मेथेनॉल, नॉल मतलब ऑल लगा हुआ है, मेथेनल मतलब अल लगा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये दूसरा नंबर राइट आंसर क्या होगा हमारा? दूसरा, मेथेनॉल लगा हुआ है। फिर तीसरे में पूछ रहा है, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है एथेन। तो ये मेथेनॉल जिसमें ऑल लगा होता है, ये अल्कोहल समूह का है, और ये हमारा एल्केन श्रेणी के सदस्य है एथेन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? मेथेनल। अल समूह लगता है, ओ CHO समूह में एल्डिहाइड में अल लगता है। क्या लगता है? अल। दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। यानी H2SO4 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? H2SO4 चाहे जलीय विलयन हो, चाहे अकेला विलयन हो, गाढ़ा वाला विलयन हो, लेकिन इस पे अम्ल है तो अम्लीय माध्यम में ही होगा। 0 हमारा उदासीन होता है, 7 भी उदासीन होता है, और 7 से अधिक हमारा क्षारीय होता है, और 7 से कम हमारा अम्लीय होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारा होगा 7 से कम। कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 से कम, यानी दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यानी ये 3-4 धातुएं दी हुई हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया करके धातु को विस्थापित नहीं करेगा। Fe यानी आयरन, Zn जिंक, Mg मैग्नीशियम, Cu कॉपर। तो इसमें Cu कॉपर, तो इसमें हमारा अम्ल से क्रिया Cu यानी कॉपर नहीं करेगा। मैग्नीशियम भी अम्ल से कर लेगा। Mg प्लस H2SO4 कराएंगे तो MgSO4 बन जाएगा। Zn भी करता है और आयरन भी करता है, हमारा आयरन सल्फेट बनता है। लेकिन जो कॉपर है वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर Cu यानी कॉपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम निम्नलिखित नाम लिखिए। IUPAC नाम बताना है। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला CH3COOH और दूसरा है HCHO। अभी हमने बताया भी था ऊपर समूह एल्डिहाइड का, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? CH3COOH, CH3COOH। यहाँ पे COOH जो है वह कार्बोक्सिलिक समूह है हमारा। क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह में लास्ट में ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक लगा देते हैं, ओइक। कार्बोक्सिलिक समूह में लास्ट में ओइक जोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले ये देखेंगे कितने कार्बन हैं। यहाँ पे हमारे 2 कार्बन हैं, CH3 और COOH, यानी 2 कार्बन वाला होता है हमारा एथ, और लास्ट में इसमें लगाते हैं ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। HCHO को पूछ रहा है। HCHO का मतलब होता है, अभी हमने ऊपर बताया था कि एल्डिहाइड, CHO समूह एल्डिहाइड होता है। CHO समूह क्या होता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे 1 कार्बन है तो मेथ होगा, तो इसको एल्डिहाइड समूह में लास्ट में क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल।
इसलिए यहाँ का हो जाएगा इसका नाम मेथेनल। मेथेनल। अगला क्वेश्चन है, आपके ये रहे अभी तक बहुविकल्पी। अब अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि, एक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। यहाँ पे बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रवाहित करेंगे तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। आशा है हमको कि सारा इसमें समझ में आ रहा होगा। जो आपको समझ में ना आए तो इसको आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे। यस, बहुत कम है भाई, ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि रही। इसमें बेकिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल डाला जाता है तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, ब्रेड व केक को स्पंजी बनाने में किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है सेट नंबर 1 में 2020 के एनजे यानी पहले सेट में पूछा गया है। मिशेल की अवधारणा, उसी को ही बोलते हैं साबुन की सफाई की प्रक्रिया। चलिए यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। अभी ये रहा क्वेश्चन, साबुन की सफाई यानी मिशेल की अवधारणा वाला क्वेश्चन आंसर ही इसका साबुन की सफाई की प्रक्रिया है। सफाई की प्रक्रिया में पूछा गया, अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है। यानी जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं कपड़ों में, ये मैल जम जाता है, फिर कपड़े धुलते हैं तो चिपचिपा सा हो जाता है तैलीय माध्यम में। वही कह रहा है अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। यानी जो साबुन का ऊपरी का भाग होता है यानी आयनिक भाग होता है वो जल में घुल जाता है और जबकि कार्बन श्रृंखला का तेल में भाग रह जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिश्रित संरचना तैयार करते हैं जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। क्या बनता है, इमल्सन। हालांकि 2 नंबर में पूछा गया है। अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं तो ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। यह है साबुन की मिश्रित संरचना। सॉरी, साबुन वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे 7वें नंबर में क्या पूछा गया है। 7वें नंबर में कहा गया है कि क्या होता है जब, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं सबसे ज़्यादा देखो आ गई है इसमें। क्या होता है जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। यानी जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यानी Zn+H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो ZnSO4+H2 बनेगा। क्या बनेगा, ZnSO4+H2। दूसरा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। यानी सोडियम के ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या बनेगा, Na2O+H2O तो बनेगा 2NaOH कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, इस साल आप लोगों के सिलेबस से कटा हुआ है। इसके बावजूद हमने इसका आंसर करवा दिया है ताकि कभी आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है जो क्वेश्चन कट जाते हैं फिर भी आ जाते हैं, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन करवाए हैं।
धातुएं जल से H2 विस्थापित करती हैं, अधातुएं ऐसा नहीं करती हैं। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। धातुएं क्या होती हैं? जो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, और अधातुएं ऐसा नहीं करती हैं। धातुओं के अधिकांश ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी धातु जो ऑक्साइड से जुड़ते हैं तो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातुओं के अधिकांश ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातुएं अधातुओं के साथ क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती है। अधातुओं के साथ क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। और अधातु क्या है? अधातु में भी अधिकांश ऑक्साइड से अम्लीय होते हैं। जब अधातुएं आपस में क्रिया करती हैं तो सह संयोजन यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सह संयोजी यौगिक बनाती हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, किन्हीं दो अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। पहला है संकलन अभिक्रिया। क्या है? संकलन अभिक्रिया। कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोजन देते हैं। इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोजन देता है। इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे निकेल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, यानी निकेल नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त बना देता है। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सेल आर लगा है तो यहाँ पे एथिल मेथिल लगा सकते हैं, एल्किल है, और नीचे आगे है आर एकल बॉन्ड सी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक के अणु में एक या एक से अधिक परमाणु क्रमशः किसी अन्य परमाणुओं से विस्थापित हो जाते हैं, वे क्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे CH4 को सांद्र HNO3 के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मीथेन अणु का एक हाइड्रोजन परमाणु NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और क्या बनाएगा? नाइट्रोमेथेन बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रोमेथेन। CH4 प्लस HNO3 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर CH3NO2 प्लस H2O यानी नाइट्रोमेथेन बनेगा। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, जब कोई तत्व अथवा यौगिक वायु अथवा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वायु से या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस O2 तो आगे बनेगा CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश भी निकलती है, प्रकाश नहीं, दहन है। कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीकृत के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। C+O2 तो जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के संयोग से बनने वाले सामग्री द्विअंगी यौगिक के सूत्र लिखिए। पहला है MgN, यानी Mg तथा N जो क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? 3Mg प्लस N2 बराबर Mg3N। K तथा 4K प्लस O2 बराबर बन जाएगा 2K2O। Al तथा O तो यहाँ बनेगा Al2O3, क्योंकि 4Al प्लस 3O2 लगाएंगे तो आगे बनेगा Al2O3। अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिक्रियाएं पूछी गई हैं। पूछ रहा है इसमें अभिक्रियाएं हैं क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देना है। 7वें का क्या है? एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया आपके अगले चौथे नंबर के अनसॉल्व पेपर में भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान से करें। CH3CH2OH यानी एथिल एल्कोहल C2H5OH है, तो आगे बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। एथेनॉइक अम्ल किसके साथ करता है? सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। CH3COOH प्लस Na2CO3, आगे बनेगा 2CH3COONA प्लस Cl2 प्लस H2O। अगला नंबर है, एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। यानी जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यह भी आपका अभी आगे पूछा हुआ है अगले सेट में। CH3COO C2H5 प्लस NaOH, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा एथिल एल्कोहल प्लस सोडियम एसीटेट CH3COOH प्लस CH3COONA। मेथेन का दहन होता है, यानी जब मेथेन की क्रिया कराएंगे, मेथेन का दहन होगा तो क्या बनेंगे, CH4 का दहन कराएंगे। CH4 एक वो है, CH4 प्लस 2O2 की क्रिया जब कराएंगे तो बनेगा CO2 प्लस 2H2O। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ख नंबर में, चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबोया गया तथा एक दूसरे के बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के लिए विलयन में डुबोया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाइए कि क्यों अभिक्रिया चांदी के साथ नहीं होती है और कॉपर के साथ हो जाती है। चांदी जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में से नीचे स्थित है, चांदी क्या है, यानी सिल्वर Ag विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित है, अतः Ag की सक्रियता कम होती है। यानी सिल्वर की सक्रियता क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को CuSO4 प्लस Ag, यानी इसके बाद कोई क्रिया नहीं होती, कुछ नहीं विस्थापित करता है, और तांबा की सक्रियता Ag से अधिक है, जिसके कारण AgNO3 विलयन को विस्थापित कर देगा। यानी Cu प्लस 2AgNO3 आफ्टर रिएक्शन जब कराएंगे तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अगला क्वेश्चन है, लास्ट हमारा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें, बहुत कम है आज भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको सब तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके। अगला क्वेश्चन लास्ट है हमारा, आयनिक यौगिकों को गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में अंतः आणविक बल अच्छा होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिक में अंतः आणविक बल उच्च होता है और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में। और ये सारे अनसॉल्व पेपर हल करें और भूले नहीं है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए धन्यवाद।